हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का बीकॉम वाले बच्चों के लिए, खासतौर से फर्स्ट ईयर के लिए स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एक है, जो एक माइनर इलेक्टिव कोर्स है, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग है। तो मैंने पहले से ही आया है, लेकिन इस बार काफ़ी बच्चे ये बेसिक अकाउंटिंग माइनर इलेक्टिव में लिए हुए हैं, जिन्हें पेपर देना है। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चनों की संख्या तो टोटल में 100 है, लेकिन 2 लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। एक 50 क्वेश्चन का लेक्चर रहेगा और दूसरा 50 क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कम लाइक वीडियो को कर दीजिए और एक एक क्वेश्चनों के बारे में एनालिसिस करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या किस तरीके बेसिक अकाउंटिंग में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कॉमर्स से जो रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है, तो उसमें लगभग तो आप जानते ही होंगे। बेसिक चीज़ें अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। लेकिन यदि बैकग्राउंड आप लोग का कॉमर्स नहीं है, तो उस केसेस में आप लोग को क्वेश्चनों को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, बेसिक अकाउंटिंग का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से यदि क्वेश्चन ये सेलेक्ट किए हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसे एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों को हेल्प मिल जाए या इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है पुस्तपालन से। पूछ रहा है कि पुस्तपालन का अर्थ है। पुस्तपालन मीन्स क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। पुस्तपालन का मतलब क्या अर्थ है? पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, व्यापारिक सौदों का हिसाब किताब पुस्तकों में रखना, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कि पुस्तपालन का क्या अर्थ है। पुस्तपालन का अर्थ होता है कि पुस्तकों को रखना। कहाँ रखना भाई? कहाँ रखना? पुस्तकों को कार्यालय में रखना। यहाँ पे पुस्तपालन से तात्पर्य होता है कि जितने भी व्यापारिक सौदे हैं, जितने भी व्यापारिक सौदे हैं, इन सौदों का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में रखना ही पुस्तपालन कहलाता है। केवल पुस्तक रख दे तो पुस्तपालन नहीं है, या कार्यालय में पुस्तक रख दे तो पुस्तपालन नहीं है। हिसाब किताब को बुक में मेंटेन करे, वो पुस्तपालन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला, लेखांकन में निम्न में से प्रथम कार्य कौन सा है? कह रहा है कि लेखांकन का प्रथम कार्य कौन सा है। भाई लेखांकन का पहला कार्य जर्नल, अंतिम खाते, तलपट, खाता, भाई बताइए सबसे पहले एंट्री कहाँ की जाती है? जर्नल में। तो ऑप्शन नंबर ई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे दिया, किस प्रकार के खाते में नियमानुसार प्राप्तकर्ता को देनदार और देने वाले को लेनदार कहा जाता है? एक रूल है अकाउंटिंग का कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, प्राप्तकर्ता को देनदार और देने वाले को लेनदार कहा जाता है। पूछा जा रहा है ये किसका रूल है? बताइए किस अकाउंटिंग का रूल है, किस मतलब खाते का रूल है? वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, व्यापार खाता। तो ये व्यक्तिगत खाते का, पर्सनल अकाउंट का ये रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगला है कि एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? भाई दो ही पक्ष होते हैं। कौन सा पक्ष होता है? डेबिट, और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकस पेसियाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? तो भाई इसके जनक लुकस पेसियाली हैं। पूछा जा रहा है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकस पेसियाली निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? भाई इटली के रहने वाले थे। एक बार में समझ लीजिए, अधिकांश लोग जानते ही होंगे, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। अगला है कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। भाई दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम का जन्म कहाँ पे हुआ? भाई इटली में हुआ। जहां के वो जनक हैं भाई वहीं पे हुआ होगा, स्वाभाविक है। अगला है
दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ। पूछ रहा है डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार कब हुआ? 1857, 1494, 1494, 1594। तो अब आविष्कार कब हुआ डबल एंट्री सिस्टम का? 1494 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि खाता बही की रचना के बाद अगला कार्य होता है। मतलब जब हम खाता बही बनाते हैं तो खाता बही के बाद वाला अगला कार्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा जर्नल होता है। जर्नल के बाद क्या आता है? लेजर आता है। लेजर के बाद क्या आता है? ट्रायल बैलेंस आता है। इसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, है ना। और भी बीच में बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन सीक्वेंस हमारा यही। खाता बही मीन्स लेजर। लेजर के बाद क्या आता है? ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्या है। देखिए, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि लाभों की आशा न करे, सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। मतलब इसका कहने का मतलब है कि लाभों की चिंता न करिए, हानियों को रोकिए। एक पूछ रहा है किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है? तो भाई मैं बता दूं, नियमितता तो होगा नहीं, रूढ़िवादिता। ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है? रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? बहुत जल्दीबाजी में वीडियो बना रहे हैं, वैसे समय कहाँ मिल रहा है, एग्जाम डेली बाई डेली रह ही रहा है, तो इसलिए आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोग को काफी हेल्प मिल जाए। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान रहती हैं, इसका कारण है, मतलब विभिन्न वर्षों में लेखांकन की जो पॉलिसी होती है एक समान रहती है। इसके पीछे पूछ रहा है कौन सा परंपरा काम करता है? नियमितता की, रूढ़वादिता की, प्रदर्शन की, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा परंपरा काम करता है? भाई नियमितता की परंपरा। फिर अगला, व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का अर्थ है। व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का क्या अर्थ है? व्यवसाय का अपना अलग अस्तित्व हो, व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ हो, व्यवसाय और महाजन एक साथ हो, और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा होगा? व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ कार्य करें, ये व्यवसायिक अस्तित्व का अवधारणा है। मतलब व्यवसाय अलग है और व्यवसायी अलग है, दोनों भले एक ही व्यवसाय में काम करते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग होता है। अगला क्या है? उचंती खाता खोलने का उद्देश्य क्या? सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है? जब तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिल पाता है तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तब तलपट को मिलाना, अशुद्धियों का शोधन, वित्तीय विवरणों के निर्माण में देरी का निराकरण, इनमें से कोई नहीं। तलपट का मिलाने की वजह से ही क्या किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। अगला क्या है? पुस्तपालन के संस्थापक लुकास पैसियाली द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? अब देखिए, लुकास पैसियाली जो वाणिज्य कहिए, चाहे लेखांकन कहिए, चाहे पुस्तकालन के जन्मदाता कहिए, इनकी पूछ रहा है पहली पुस्तक का क्या नाम है। देखिए, बड़ा ही नाम है, डी कंपुटिसेंट स्क्रिप्चर्स, याद रखिएगा, यही इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, लेखांकन की सबसे साइंटिफिक मेथड कौन सा माना जाता है? भाई दोहरा लेखा प्रणाली माना जाता है, याद रखिएगा। अगला है अदत्त वेतन। पूछ रहा है अदत्त वेतन है, अदत्त वेतन किस तरह का खाता है? वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, इनमें से कोई नहीं। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है अदत्त वेतन, या कोई भी अदत्त होगा या आउटस्टैंडिंग होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है? पूछ रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? भाई दो ही रीजन से बनाया जाता है, बता दे रहा है। कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस हो जाता है, इसके लिए मिलान करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, रोकड़ पुस्तक व बैंक पासबुक के शेषों का मिलान करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला पूछ रहा है कि लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो भाई उत्तरवर्ती है। उत्तरवर्ती क्यों है? पुस्तपालन पहले आता है, लेखांकन बाद में आता है, इसलिए उत्तरवर्ती। ये पुस्तपालन पूछेगा कि पुस्तपालन कौन सी प्रक्रिया है, तो पूर्ववर्ती।
लेखांकन क्या है? उत्तरवर्ती। अगला, रोकड़ वही है, स्मारिका वही, प्रधान वही, सहायक वही, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए, रोकड़ वही किस प्रकार की वही? रोकड़ वही, सहायक वही है कि प्रधान वही है? ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, या तो प्रधान होगा नहीं तो सहायक होगा। रोकड़ वही क्या है बताइए? चलिए इसको खोजिए, चलिए मैं बता दे रहा हूं। रोकड़ वही होती है किसी व्यवसाय की सबसे, कौन सी वही होती है? सहायक वही होती है, ये ध्यान दीजिएगा। सहायक वहीयों की श्रेणी में बहुत सारी वही हैं। अगला है संपत्ति होती है। संपत्ति का एक फार्मूला दिया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एसेट्स इक्वल टू होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां लाइबिलिटीज का मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू देखिए कहीं दिया है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जर्नल का विभाजन किसमें किया जाता है? अब देखिए जर्नल का विभाजन किसमें किया जाता है? खतौनी में, तलपट में, सहायक वहीयों में, उपयुक्त सभी में। बताइए जर्नल का विभाजन किसमें किया जाता है? जो जर्नल का विभाजन है खतौनी, यहाँ ये सहायक वही, सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। समय कम होने की वजह से आप लोग को जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं। जब किसी खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक है, पूछ रहा है जब किसी खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक है, मतलब क्रेडिट और डेबिट। मान लीजिए ये हो जाएगा ऋणी और ये हो जाएगा धनी। पूछ रहा है धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से, मान लीजिए इधर आपका दिया गया है 1000, इधर दिया गया है 2000, ठीक है, योग अधिक हो तो उस खाते के शेष को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे जो बैलेंस इधर आ रहा है 1000 रुपया डेबिट पक्ष में, इसको हम क्या बोलते हैं? धनी शेष, ऋणी शेष, खाता शेष, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या बोलेंगे भाई? धनी शेष, जिसका भले ही ऋणी पक्ष में है लेकिन जो भारी होगा उसी का नाम दिया जाएगा, धनी शेष कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस अवधारणा के कारण व्यवसाय का मालिक चुकाता है? आहरण पर ब्याज किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है? मिलान अवधारणा, रूढ़िवादिता अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। बताइए जल्दी। आहरण पर ब्याज किस कॉन्सेप्ट के कारण व्यवसाय का मालिक चुकाता है? बताइए। सोचिए। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, ये तो हो गया 21 नंबर, ये पीछे एक सेकंड, चलिए ठीक है। हाँ ये यहां तक हुआ था। अब आइए 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? पूछ रहा है सही क्या? अभी पीछे एक इक्वेशन बताए थे, एसेट्स इक्वल टू होता है, हाँ ये संपत्ति प्लस दायित्व माइनस पूंजी, पूंजी इक्वल टू, ये सही है ऑप्शन। क्यों? पूंजी का फार्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछ रहा है स्टॉक खाता कौन सा खाता है भाई? स्टॉक खाता कौन सा खाता है? सोच के बताइए। पर्सनल है, वास्तविक है, नामांकन है, इनमें से कोई नहीं। रियल अकाउंट होता है स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कि तलपट का तैयार किया जाना किसके निर्धारित किए जाने में सहायता करता है? मतलब तलपट हम जो तैयार कर रहे हैं वो किसके निर्धारित करने में सहायता करता है? लोक की अशुद्धि, लिख की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, किनमें से सभी? बताइए। तलपट जो हम तैयार करते हैं इसके वजह से ये सारी अशुद्धियों को निर्धारित करता है, क्योंकि लोक मतलब गायब हो गया हो, जिसको न लिखा गया हो, लिखी
मतलब लिखने में त्रुटि हो गई हो, सैद्धांतिक मतलब नियम की अशुद्धि, चारों अशुद्धियों को निर्धारित करने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी संपत्तियां जिसे आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है। मतलब वो कौन सी संपत्ति है जिसे बिल्कुल सिंपल तरीके से रोकड़ में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो कौन सी संपत्ति कहलाती है, तरल संपत्ति। कौन सी संपत्ति, तरल संपत्ति। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो चालू संपत्ति ही भी हो सकता है, लेकिन तरल सबसे लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन, दोहरा पहलू माने दोहरा लेखा की अवधारणा के आधार पर व्यवहारों को अवलेखित करने की रीत को क्या कहते हैं। मतलब डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको व्यवहारों के अंतर्गत, मतलब उसके बेस पर जो हम जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं, दोहरा अभिलेखन प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। इसको कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, बट्टे के लिए आयोजन ये किस कॉन्सेप्ट के कारण बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है बताइए। मिलान अवधारणा ना, लागत अवधारणा ना, उपार्जन अवधारणा ना, रूढ़िवादिता अवधारणा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से अस्थायी संपत्ति नहीं है, फिक्स एसेट्स पूछ रहा है, नहीं है। फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, भूमौन फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है, प्राप्त बिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, डी। अगला है निम्न में से किसमें एक समूह के सौदों को लेखा विधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कह रहा है कि किसमें, ये नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछ रहा है इसमें से किसमें एक समूह के ट्रांजेक्शन को उसी के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया जाता है, मैंने क्लासिफाइड किया जाता है। खाता बही में, स्थिति विवरण में, तलपट में, जनरल में। बताइए। खाता बही में क्यों, जनरल में तो हम ट्रांजेक्शन कर लिए, जनरल में से हम छांटते हैं, एक जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं एक बही में, दूसरे जैसे होते हैं तो दूसरे बही में। तो इसका आंसर क्या होगा, खाता बही। ऑप्शन नंबर ई। अगला है खातों के प्रकार, पूछ रहा है खातों के प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खाते तीन प्रकार के होते हैं। अब पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कौन कौन सा। एक होता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं। अगला क्वेश्चन है उधार पर किए गए माल को लिखा जाता है। मान लीजिए उधार माल हमने ट्रांजेक्शन किया, उधार माल बेचकर। कह रहे हैं उधार माल यदि बेच रहे हैं तो इसको कहाँ लिखेंगे, क्रय बही में नहीं, विक्रय बही में। इसी में तो लिखा जाएगा, जितना भी उधार बेचा जाता है बिक्री बही में, और जितना उधार नगद खरीदा जाता है क्रय बही में। अगला अगला कह रहा है कि लेखांकन मानक 19, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है किससे रिलेटेड है। हरास लेखांकन से, अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन से, पट्टे के लेखांकन से, इनमें से कोई नहीं। बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है, सोच के बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है, हरास तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, तो पट्टा ही न होगा, ये होगा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अगला है व्यापार खाते से प्रकट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या प्रकट होता है, सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ, सकल लाभ और शुद्ध हानि दोनों। अब बताइए पूंजी खाता है, बताइए पूंजी खाता किस प्रकार का खाता है। अच्छा 34 34 दो बार हो गया था ना,
पूंजी खाता बताइए कौन सा खाता है? वास्तविक खाता तो होगा नहीं, सामान्य खाता होगा नहीं, व्यक्तिगत ही खाता होगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन रिपीट दो दो बार, मतलब 34 दो बार हो गया था। बैंक समाधान विवरण निम्न में से क्या है? मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नीचे कुछ दिया गया है, उसमें से क्या है? एक विवरण है जो कैशबुक और पासबुक के अंतर को दर्शाता है। यही ऑप्शन सही है। खाता बही है नहीं, कैशबुक है नहीं, एक सारांश है। अगला क्या है? लागत अवधारणा में मूलतः आशय है। लागत अवधारणा मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उचित प्रतिस्थापन लागत, उचित बाजार मूल्य, वसूली आशय और ऐतिहासिक लागत। सोच के बताइए। लागत अवधारणा, उचित बाजार मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वर्तमान समय में कितने लेखांकन प्रमाप लागू हैं? प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है। लेखांकन प्रमाप मतलब ईएस। ईएस माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितने लागू हैं? 27, 28, 32। पहले तो 32 थे लेकिन अब नहीं है, अब 28 संख्या इसकी हो गई। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित है? पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? संपत्ति और दायित्व से, बिल्कुल गलत। खर्चे और हानि से, बिल्कुल गलत। देनदार और लेनदार से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं इसलिए कि समय कम है, और दूसरा लेक्चर आज ही शाम तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला है, सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा जोखा सर्वप्रथम कहाँ किया जाता है? मतलब जितने भी टाइप के अकाउंट में ट्रांजेक्शन होते हैं उसका लेखा पहली बार और सर्वप्रथम कहाँ किया जाता है? कहीं दिया है? खाता बही में, रोकड़ बही में, सहायक बहियों में, तलपट में। सोच के बताइए किसमें किया जाता है। क्योंकि जर्नल दिया रहता तो जर्नल पहले होता, जर्नल माने रोजनामचा, लेकिन जर्नल नहीं दिया है तो कहाँ लिखेंगे? उसको सहायक बहियों में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता? मतलब एक बिजनेसमैन है, हिसाब किताब के किस मेथड को वो अपने यहाँ एक्सेप्ट करता है? लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, कर लेखांकन, इनमें से कोई नहीं। वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंट। 2-3 बार इसे कम से कम पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप ही लोग के लिए है। अगला, एक कर्मचारी ने माल चुराया। एक कर्मचारी क्या चुराया? माल चुराया। अब पूछ रहा है इसको कहाँ दिखाएंगे? क्रय खाता में डेबिट, कर्मचारी खाता में डेबिट, चोरी खाता में डेबिट, इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ दिखाएंगे? सोच के बताइए। एक कर्मचारी ने माल चुराया तो इसे भाई क्रय खाते में से ना माइनस कर देंगे। अगला, अदत्त व्यय की प्रकृति होती है। अदत्त व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग माने जो देना हमें बाकी है। अवास्तविक खाता की ना प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता की यही होती है। आउटस्टैंडिंग के जो नेचर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते को नाम किया जाता है? नाम मतलब डेबिट, ठीक है ना। मशीन खरीदा तो इधर सुनिए, मशीन जब खरीदता है तो एंट्री क्या होता है? मशीन अकाउंट डेबिट, वो हमारा होता है कैश। तो पूछ रहा है किसको डेबिट किया जाता है? मशीन खाते को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, लेकिन इसी से तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को जमा किया जाता है। एक मालिक है, कोई ड्राइंग कर लिया, उसके कैश को जमा किया जाएगा कहाँ? आहरण खाता में, पूंजी खाता में, खरीद खाता में, रोकड़ खाता में। सोच के बताइए कहाँ किया जाएगा? जब रोकड़ जमा कर रहा है तो रोकड़ खाते में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, लेखांकन के किस आधार में आय को आय तभी माना जाता है जब वो नगद प्राप्त होती है? मतलब कह रहा है अकाउंटिंग के किस कॉन्सेप्ट में इनकम को इनकम तभी माना जाएगा जब वो नगद में प्राप्त हो? रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, उक्त दोनों, दो पक्षीय आधार। सोच के बताइए किसमें होगा? रोकड़ आधार, कैश बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
लेखांकन का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है कि अकाउंटिंग का उद्देश्य नहीं है। हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखना, अंकेक्षण कार्य संपादित करना, ये लेखांकन का उद्देश्य नहीं है भाई। बाकी तो ये अंकेक्षण का उद्देश्य है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने लेखांकन मानक बोर्ड का गठन किया। भाई ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का गठन कब किया? अप्रैल 1977 में। और अगला है कि लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किस कारणों से हुई? जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मतलब AS, इसकी जरूरत क्यों हुई? प्रबंधकों के स्वनिर्णय के कारण, लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए, संस्था में लाभ होने के लिए, इनमें से कोई नहीं। भाई लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए ही इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि संदिग्ध दायित्वों को फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। जितने भी हमारी कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज होती है उसको नीचे नोट के रूप में दिखाया जाता है। किस कॉन्सेप्ट के कारण? दोपक्षीय अवधारणा, मिलान अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, वसूली अवधारणा। सोच के बताइए बताइए किसके द्वारा? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के कारण। इस तरह 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस लेक्चर में केवल 50 क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगला जो 50 क्वेश्चन होगा वो आपको शाम को मिलेगा। ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा और ये लेक्चर नंबर 2 होगा। आप लोग कंटिन्यू 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चनों का आपको हेल्प मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन ये माइनर इलेक्टिव में आपके बेसिक अकाउंटिंग में आते हैं। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सब पढ़ लें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में।